हेलो दोस्तों, आज हम लोग राजनीति भूगोल के अंतर्गत सीमांत एवं सीमाएं पढ़ेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि भूगोल से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उससे रिलेटेड ठीक विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो बनाई जाएगी और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं। सीमांत एवं सीमाएं। तो सीमांत शब्द लैटिन भाषा ठीक है के शब्द फ्रोस फ्रोस अथवा फ्रेंच भाषा के शब्द फ्रांट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्र प्रदेश। ठीक है, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो पृष्ठ प्रदेश के आगे हो। ठीक, पृष्ठ प्रदेश के आगे। इसको अंग्रेजी में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे अग्र प्रदेश। सीमांत को अग्र प्रदेश भी कहा जाता है, अंग्रेजी में सीमा प्रदेश भी कहा जाता है, सीमांत प्रांत भी कहा जाता है। आप लोग इसको नोट से जरूर बना लें, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक, तो नोट से जरूर बना लें। इसको तटस्थ क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको मानव रहित क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। इतने नामों से सीमांत को जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सीमांत से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से होता है जो वास क्षेत्र अथवा पृष्ठ क्षेत्र के आगे स्थित होता है। मान लीजिए यह वास क्षेत्र है, इसके आगे ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सीमांत होगा। इसके आगे, वास क्षेत्र के आगे। सीमांत वह मेखला क्षेत्र होता है जो दो या दो से अधिक राज्यों को एक दूसरे से पृथक करता है। मान लेते हैं एक राज्य यहाँ पे है और एक राज्य यहाँ पे है, उनके बीच का क्षेत्र जो है यह हो जाएगा सीमांत। ठीक है, सीमांत। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में जब जनसंख्या कम थी एवं आवागमन, संचार आदि के साधनों का अभाव था, राज्य एक दूसरे से सीमांत द्वारा पृथक किए जाते थे। ठीक है, पहले प्राचीन समय में सीमांत समानतः कैसे होते थे, बंजर भूमि होते थे, उबड़ खाबड़ होते थे और जंगली होते थे एवं मानव निवास के योग्य नहीं होते थे। इससे राज्यों के बीच संघर्ष की संभावनाएं कम होती थी पहले। ठीक, परंतु धीरे धीरे जनसंख्या के बढ़ते दबाव एवं आवागमन, संचार के साधनों के विकास के साथ राज्यों ने सीमांत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया प्रारंभ कर दिया है एवं सीमांत का विस्तार सिकुड़ता गया। आज यह सीमांत मात्र विभाजक रेखा के रूप ही अवशिष्ट रह गया। जैसे एक राज्य यहाँ था और एक राज्य यहाँ था, ये बीच में क्या था, सीमांत था। ठीक, तो क्या हुआ, धीरे धीरे सीमांत को यह बगल वाले दोनों राज्य धीरे धीरे कब्जा करते करते चले गए। अब यह सीमांत एक प्रकार से लाइन रेखा भर बची है। सीमांत की प्रमुख विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित है। इन विशेषताओं को आप जरूर नोट करें और इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह हमेशा एग्जाम में पूछ जाता है। तो देखते हैं प्रमुख विशेषताओं का। पहला विशेषता क्या है, सीमांत क्षेत्र क्या होता है, प्राकृतिक होता है, अर्थात इसे राजनीतिक एवं विधिक मान्यता प्राप्त नहीं होता। सीमांत पूरी तरीके से प्राकृतिक होता है, यह राजनीतिक एवं विधिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। सीमांत राज्य के बहिर्भाग में स्थित होती है, जो पूरा राज्य होता है इसके बाहरी भागों में स्थित होती है। ठीक है, सीमांत राज्य के वास क्षेत्र से दूर होता है, यानी निर्जन क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे चौथा विशेषता, सीमांत राज्य के मध्य किसी प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन, युद्ध आदि में सबसे पहले प्रभावित होता है। मान लीजिए राज्य है और इसके बगल में सीमांत है, तो कोई भी बाहरी देश अगर इस राज्य पर हमला करना चाहेगा तो पहले सीमांत पर ही आएगा, तभी ना। तो इसीलिए दिया है कि सीमांत राज्य के मध्य किसी प्रकार के राजनीतिक युद्ध आदि में सबसे पहले प्रभावित होगा, तो होगा ही। फिर सीमांत दो राज्यों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में होता है, अतः यह दोनों राज्यों की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होता है। यानी यह सीमांत एक राज्य दो राज्य और ये बीच में सीमांत है, तो यह सीमांत संक्रमण क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि इस राज्य की विशेषता पाई जाएगी वहाँ और इस राज्य की भी विशेषता वहाँ पाई जाएगी। ठीक है, आगे अगला विशेषता, वर्तमान समय में सीमांत क्षेत्र में अल्प जनसंख्या मिलती है, जिसमें भय अस्थिरता का वातावरण देखा जाता है। वर्तमान समय में जो भी सीमांत हल्का फुल्का बचा भी है, वहाँ पे थोड़ा बहुत जनसंख्या पाई जा रही है और उसमें भय और अस्थिरता का वातावरण देखा जाता है। यह था सीमांत। फिर सीमांतों का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो सीमांत को उनकी विशेषताओं के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन, प्राकृतिक सीमांत, दूसरा सांस्कृतिक सीमांत, तीसरा राजनैतिक सीमांत, चौथा ज्यामिति या खगोलीय सिद्धांत। ठीक, सीमांत सॉरी। अब हम लोग देखते हैं सीमाएं। सीमाएं बाउंड्री शब्द का जिसका बाउंड्री शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में
शब्दार्थ होता है सीमा। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द बाउंड से हुई है, जिसका अर्थ है बांधना अथवा सीमित करना। ठीक है, अर्थात जो एक राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध करती है तथा उसे पड़ोसी राज्य से पृथक करती है। ठीक, जो सीमा होता है वह क्या होता है, इसकी सब उत्पत्ति बाउंड्री शब्द से हुआ है, जिसका हिंदी होता है सीमा। यह अंग्रेजी भाषा के बाउंड शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बांधना या सीमित करना। ठीक है, अर्थात जो एक राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध तथा उसको पड़ोसी राज्य से पृथक करती है, अलग करती है। ठीक है, इस प्रकार सीमा वह रेखा होती है जो किसी सार्वभौम राज्य के विस्तार को बताती है एवं उसके भीतर उस राज्य की सार्वभौम सत्ता स्थापित होती है। यानी जो राज्य होता है उसकी जो बाहरी लाइन होती है वही क्या होती है, यही सीमा होती है। ठीक है, आगे सीमाओं की विशेषता देखी जाए। सीमाओं की निम्नवत विशेषताएं होती हैं। पहला, सीमाएं दो राज्यों की संप्रभुता को एक दूसरे से पृथक करती हैं। मान लीजिए एक राज्य है और इसी में सटा हुआ एक राज्य है। ठीक है, एकदम से सटा हुआ, तो ये जो सटा हुआ एक ये लाइन है वही क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से जहाँ जुड़ रही हैं वह एकदम से जुड़ रही हैं, वह सीमा हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे को अलग करती हैं। सीमाएं क्या होती है, मानवकृत एवं कृत्रिम होती है। यानी सीमाएं मानवकृत होती है, यानी मानव द्वारा बनाई हुई होती है। ठीक है, सीमाएं दो राज्यों के मध्य आवागमन, संचार एवं वैचारिक प्रवाह में बाधक होती है। दो राज्य होता है उसमें आवागमन, संचार एवं वैचारिक प्रवाह में बाधक होती है, क्योंकि वह राज्य कहेगा हम यहाँ नहीं जाने देंगे, वो कहेगा हम नहीं जाने देंगे, तो बाधक हो जाएगी। सीमाओं का निर्धारण सामान्यतः भौतिक बाधाओं के सहारे किया जाता है। जैसे भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, ये सिंधु नदी, ठीक है, और कश्मीर हिमालय, या भारत चीन की सीमा से हिमालय पर्वत। ठीक है, तो भौतिक बाधा है ना हिमालय पर्वत, तो भौतिक सीमा बाधाओं के अनुसार किया जाता है। राज्यों के विस्तार में वृद्धि अथवा कमी के साथ साथ सीमाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, कोई राज्य है उसकी सीमा अभी इतना है, वह क्या किया, बगल के किसी राज्य पर आक्रमण करके अपने यहाँ इतने क्षेत्र को मिला लिया, तो उसकी सीमा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन फिर और दूसरी राज्य की सीमा क्या हो गई, घट गई। तो वही कह रहा, राज्य के क्षेत्र में विस्तार में वृद्धि अथवा कमी के साथ साथ सीमाओं में भी परिवर्तन होता है। अगला विशेषता, सीमाएं राज्य की त्वचा के समान होती है, जो उसे बाहरी खतरों से रक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, रेड जेल कहते हैं सीमाएं राज्य की त्वचा के समान होती है, जो उसे बाहरी खतरों से रक्षा प्रदान करती हैं, रेड जेल के अनुसार। सातवां विशेषता, सीमाएं राजनीतिक इकाई के क्षेत्रीय विस्तार को सीमांकित करती है तथा संपूर्ण राजतंत्र को एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं। आठवां विशेषता, सीमाएं रेखी न होकर दो राज्यों के मध्य ऊर्ध्वाधर तल हैं, जो उसके धरातल, वायु क्षेत्र एवं भूमिगत क्षेत्र को विभाजित करती है। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमाएं रेखीय नहीं होती हैं। ठीक है, यह दो राज्यों के मध्य ऊर्ध्वाधर एवं तल हैं, जो उसके धरातल, वायु क्षेत्र एवं भूमिगत क्षेत्र को विभाजित करती है। जैसे सीमा है, तो सीमा क्या है, अब इसके ऊपर ये जो सीमा है इसके ऊपर, ठीक है, जो विभाजित कर रही है उसके जो भी ऊपर वाला क्षेत्र होता है वह भी राज्य अपने अनुसार उसको नियंत्रण में करता है। और उधर के जैसे हवाई क्षेत्र, ठीक है, भारत के हवाई क्षेत्र में पाकिस्तान का कोई भी वायुयान अगर आएगा तो यह भारत सरकार क्या करेगा, उसको मार गिराएगा, ठीक, बिना परमिशन के। तो सीमाएं ऊर्ध्वाधर तल है। ठीक है, ये भी रेखीय केवल नहीं है, ये भी ध्यान रहे। सीमाओं का वर्गीकरण अगर देखा जाए, बाक्स महोदय, ठीक है, 1940 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्राचीनतम वर्गीकरण के आधार पर उन्हें प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी दो भागों में बाक्स महोदय विभाजित किया है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। इनमें प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण प्राकृतिक लक्षणों जैसे पर्वत, नदी, झील आदि के सहारे, जबकि कृत्रिम सीमाओं का अंकन मानव द्वारा खंभों आदि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक भूगोलवेत्ता उपरोक्त वर्गीकरण यानी बाक्स के वर्गीकरण से सहमत नहीं है। इनके अनुसार सभी सीमाएं मानव निर्मित एवं कृत्रिम है। यानी जो राजनीतिक भूगोलवेत्ता हैं वह मानते हैं जो भी सीमाएं हैं वह सीमाएं हैं वो मानव निर्मित है एवं कृत्रिम है। अब वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के वर्गीकरण हेतु मुख्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है कार्यात्मक या जननिक वर्गीकरण और दूसरा आकारकीय वर्गीकरण। किसके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के वर्गीकरण हेतु इस समय वर्तमान समय। ठीक, अब हम देते हैं कार्यात्मक वर्गीकरण। पहला जो है इसे जननिक वर्गीकरण भी कहा जाता है।
क्योंकि इसका संबंध सीमाओं एवं राज्यों के सांस्कृतिक भूदृश्यों के विकास से जुड़ा होता है। इस प्रकार के वर्गीकरण कौन कौन किए थे? रिचर्ड हार्टसॉन, डी हिविटलसी एवं एस बी जोन्स का उल्लेखनीय नाम है। ठीक है, इस वर्गीकरण में सीमाओं का नामांकन भौतिक भूगोल के नदीय प्रवाह प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यह ध्यान में रहे, जो कार्यात्मक वर्गीकरण है या जननिक वर्गीकरण वह भौतिक भूगोल के नदी प्रवाह प्रणाली के आधार पर है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इस वर्गीकरण के आधार पर सीमाओं को निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, किसके? कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, पहला उसमें है पूर्ववर्ती सीमाएं। पूर्ववर्ती सीमाएं ये वे सीमाएं हैं जिनका निर्धारण राज्य के सांस्कृतिक भूदृश्यों के विकास के पूर्व ही हो गया था। ठीक है, उसको पूर्ववर्ती सीमाएं कहा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा, यह पूर्ववर्ती सीमा है। और प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी एवं पोलैंड की सीमा एवं जर्मनी एवं रूस की सीमा, यह पूर्ववर्ती सीमाएं हैं। अब दूसरा है परवर्ती सीमाएं। परवर्ती सीमाओं का अंकन एवं निर्धारण सांस्कृतिक स्थल के पूर्ण विकास के बाद होता है। सामान्यतः ये सीमाएं सांस्कृतिक स्थल के भाषा, धर्म, प्रजाति, संस्कृति आदि के आधार पर विभाजन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती हैं। उदाहरण के स्वरूप देखा जाएगा पूर्वी यूरोप की अधिकांश सीमाएं एवं भारत पाकिस्तान की सीमा तथा बांग्लादेश भारत की सीमा इसी वर्ग में आती हैं। तो ध्यान देने योग्य बात है, भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश की सीमाएं कैसी हैं? वह परवर्ती हैं। परवर्ती हैं। ठीक है, सब परवर्ती सीमाएं हैं। अब हम लोग देखते हैं अध्यारोपित सीमाएं। ये विशेष प्रकार की परवर्ती सीमाएं हैं। ये भी विशेष प्रकार की परवर्ती सीमा है जिनका निर्धारण भी सांस्कृतिक स्थल के पूर्ण विकास के उपरांत ही होता है, परंतु परवर्ती सीमाओं की भांति न तो यह सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों को पृथक करती है और न ही इनका निर्धारण विचार विमर्श या आपसी सहमति के अनुसार किया जाता है। इसका जो अध्यारोपित सीमाओं का अगर देखा जाए विभाजन, तो यह जबरदस्ती थोपा जाता है। ठीक है, जबरदस्ती। उदाहरण के लिए अफ्रीका में महाद्वीप की औपनिवेशिक सीमाएं इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं एवं उत्तरी दक्षिणी कोरिया की सीमाएं भी इसी के अनुसार आती हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा, अनुवर्ती सीमाएं। ये वास्तव में भौतिक सीमाएं हैं जिनका निर्धारण भौतिक सांस्कृतिक भूदृश्यों के आधार पर किया जाता है, जैसे पर्वत, झील, नदी आदि से निर्मित सीमाएं इसी वर्ग में आती हैं। पांचवा है अवशिष्ट सीमाएं। प्रोफेसर N.J.G. पाउंड्स ने कार्यात्मक सीमाओं का एक अन्य विभाग अवशिष्ट सीमाओं के रूप में दिया है। ये वे सीमाएं हैं जो आज अपने राजनीतिक महत्व को खो चुकी हैं, परंतु उनके चिन्ह आज भी सांस्कृतिक स्तर पर विद्यमान है, जैसे पोलैंड एवं जर्मनी की पुरानी सीमा, स्पेनिश अमेरिका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पुरानी सीमा तथा चीन एवं तिब्बत के मध्य पुरानी सीमा इसी श्रेणी में आती हैं। अब हम देखते हैं सीमांत एवं सीमा में अंतर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों में अंतर जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। समांतर सीमांत एवं सीमा का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के तौर पर किया जाता है, परंतु राजनीतिक भूगोल में इन दोनों के अर्थ में विभिन्नता पाई जाती है। क्रिस्टोफ 1959 में एवं मूडी 1963 ने सीमांत एवं सीमा में निम्न अंतर बताया। तो पूछ लेगा कि किसने सीमांत और सीमा में निम्न अंतर बताया, तो वह क्रिस्टोफ एवं मूडी। ठीक है, पहला अंतर है सीमांत की क्षेत्रीय तथा सीमाओं की रेखात्मक प्रकृति होती है, यानी सीमा रेखा के अनुसार होती है, जबकि सीमांत एक क्षेत्र होता है इस तरह। ठीक है, तो दोनों में अंतर याद रहे। सीमांत पूर्ण रूप से प्राकृतिक होती है, जबकि सीमा क्या होती है? कृत्रिम, यानी सीमांत प्रकृति के अनुसार होती है। जैसे कोई उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो गया, दलदली क्षेत्र हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, तो वह सीमांत हो जाएगा। ठीक है, जबकि कृत्रिम जो सीमाएं होती है वह कृत्रिम होती है, यानी मानव निर्मित होती हैं, क्योंकि इनका चयन, निर्धारण एवं सीमांकन मानव द्वारा किया जाता है। दूसरा अगर देखा जाए अंतर, सीमांत बहिर्मुखी होती हैं। ठीक है, जबकि सीमाएं अंतर्मुखी। यह है मान लीजिए राज्य, तो ये जो सीमा है इसके अंदर ही होगी, एक पूरा क्रियाकलाप होगा, जबकि जो सीमांत होता है बाहर की तरफ जा सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है,
सीमांत राज्य के क्रोड़ क्षेत्र बाहर की ओर विकसित होता है, जबकि सीमाएं राज्य के राजनीतिक केंद्रों से कार्यात्मक रूप से जुड़ी होती है। अगला अंतर, सीमांत अपकेंद्री शक्तियों तथा सीमाएं अभिकेंद्री, वही अंदर की ओर और वो बाहर की ओर का अनुसरण करती है। ठीक है, सीमांत एक संयुक्त तत्व के रूप में तथा सीमा एक विच्छेदक तत्व के रूप में होती है। सीमांत और राज्य के क्षेत्र के बीच आदान प्रदान होता रहता है। जो सीमांत होता है और जो बगल में राज्य होता है उसके बीच आदान प्रदान होता है तथा सहयोग कायम रहता है, जबकि सीमा राज्य को पूर्ण पृथकता प्रदान करती है। यानी जो अगर देखा जाए सीमांत क्षेत्र होता है, दो राज्यों के जो मध्य होता है, तो इधर भी जा सकते हैं, वहाँ के उधर भी जा सकते हैं। जबकि सीमा जो होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, बैन होता है, पृथक होता है, बिना वीज़ा पासपोर्ट के आप बिना अनुमति के नहीं जा सकते। फिर पांचवा है, सीमांत भौगोलिक क्षेत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए इसे भौगोलिक प्राकृतिक कहा जाता है या प्राकृतिक कहा जाता है, जबकि सीमा विशुद्ध रूप से राजनैतिक होता है। ठीक है, सीमांत अगला देखा जाए, सीमांत अतीत की अवस्था का परिचायक होती है, जबकि सीमा वर्तमान समय से संबंधित होती है। यानी सीमांत पहले की अवस्था की परिचायक है। ठीक है, जबकि सीमा वर्तमान में जो चल रही है, अभी वर्तमान समय में पूरे विश्व में सीमांत दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जबकि अब सीमांत का जगह क्या ले लिया है, सीमा। अगली भी अंतर, सीमांत का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, जबकि सीमाएं राज्य के शक्ति समायोजन में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। जैसे अभी क्या किया है रूस, क्या किया है, यूक्रेन पे हमला करके उसके कुछ भूभागों को कब्जा कर लिया, अपनी सीमा को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो इसी यही कह रहा है सीमांत का स्थानांतरण नहीं हो सकता, जबकि सीमाएं राज्य के शक्ति समायोजन में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है, घटती रहती है और बढ़ती रहती है। रैटजेल के अनुसार सीमांत वास्तविकता है, जबकि सीमा उसका संक्षिप्त स्वरूप है। तो ये था सीमांत एवं सीमा। ठीक है, आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर समझ में आएगा, आप लोग एक दो बार देखिए और नोट्स ज़रूर बना लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।